अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार मैंने बड़े अरसे से सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और मुझे बड़े अफसोस होता है कि लोग हमसे कहते हैं कि यार पाकिस्तान जो है वो ग्रोथ के मामले में बहुत पीछे है। उनकी बात सही है, एक हद तक है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें दो कंट्रीज़ को जो एक दिन के फ़र्क से इंडिपेंडेंस हासिल करते हैं और उनकी तरक्की आसमानों तक जा रही है, और वही फैक्टर्स, ऐसा नहीं है कि बैड गवर्नेंस वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे झगड़े नहीं है, वहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे गुर्बत नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो उनकी इकोनॉमी बड़ी तगड़ी है। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें वो ग्रोथ करने से रोक रही हैं। अब उसका रीज़न तो मुझे अभी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वीडियो देखते जाएं, शायद आपको समझ में आ जाए। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों को वो स्टार्टअप्स दिखाऊंगा जो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वो कंपनीज़ हैं जो फॉरेन इन्वेस्टेड हैं, या वो फॉरेन कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे आके उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और यहाँ से वो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। और यही कंपनीज़ इंडिया में भी हैं, लेकिन इंडिया में इनकी टक्कर की कंपनी खुद इंडियन कंपनीज़ हैं। वो कैसे? एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, करीम और उबर दोनों फॉरेन फंडेड कंपनीज़ हैं, दोनों फॉरेन कंपनीज़ हैं, पाकिस्तानी बेस्ड नहीं है। उन्होंने अपने ऑपरेशंस आके पाकिस्तान में स्टार्ट किए। आई नो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिली, हमें रोज़गार मिला, लेकिन लेकिन ये जो भी पैसा यहाँ से कमा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? उनके अपने कंट्रीज़ में। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनके तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये गूगल क्रोम। अच्छा, सबसे पहले कंपनी आ जाती है यूनिलीवर इंडिया। यूनिलीवर इंडिया जो है, पाकिस्तान में भी यूनिलीवर है, तो मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि यूनिलीवर कौन से प्रोडक्ट्स में डील करती है। आपको पता होगा, एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सही है। और इसकी वैल्यूएशन कितनी है? इसकी वैल्यूएशन है ये देख रहे हैं आप, 6,738 करोड़ रुपीस इंडियन करेंसी में, या तो फिर 940 मिलियन यूएस डॉलर्स। इसी की टक्कर में यार एक बाबा है, बाबा रामदेव, उसके कपड़े भी पूरे नहीं होते, वो एक चद्दर में होता है, उसने इसको डंडा दे के रखा है। यूनिलीवर इंडिया वर्सेस पतंजलि। पतंजलि की एक साल का 2018 का रेवेन्यू कितना था? 9,500 करोड़ रुपए। उसकी पूरी वैल्यूएशन जो है यूनिलीवर की, वो है 6,738 करोड़ रुपए। और उसके सिर्फ एक साल का रेवेन्यू जो 2018 में था वो 9,500 करोड़ रुपए। ये फ़र्क है, इसकी वजह से हम तरक्की नहीं करते। पतंजलि जो है ये भी कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। इसके हिमालय, ये सारे हमने इंडियन एड्स देखे होंगे। सही है। अच्छा, इसके बाद एक और कंपनी पे आ जाते हैं, एयरबीएनबी। एयरबीएनबी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, और सबको पता होता है इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में। ये इवन तक कराची में भी ऑपरेट कर रही है, इस्लामाबाद में भी ऑपरेट कर रही है। अभी मैंने सुना है कि हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज़ पे, जहाँ पे टूरिज़्म थोड़ा सा ज़्यादा है, वहाँ पे वहाँ के लोकल्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है और पार्टनर बनाया है उन्हें, और वहाँ पे वो अपना बिज़नेस लेके आ गए हैं। यार हम पाकिस्तानियों की ऐसी कोई कंपनी नहीं है होटल बुकिंग चेन में, जो होटल चेन मैनेजमेंट में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो एयरबीएनबी को टक्कर दे सके। क्यों? कंट्री हमारा, रिसोर्सेज हमारे, क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हम इस कंपनी को अपने ही मुल्क में टक्कर नहीं दे सकते यार? सही है। इसको ना सिर्फ इंडिया में कॉम्पीट करने के लिए बल्कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली कॉम्पीट करने के लिए एक इंडियन स्टार्टअप आया जिसका नाम है ओयो रूम्स।
अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि ओयो रूम्स रितेश अग्रवाल कितने साल का है, कैसे खड़ी की है वो, ये आप इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो। यार ये कंपनी ओयो रूम्स 2013 में स्टार्ट हुई थी। आज इसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन है और ये इंटरनेशनली यूज़ की जाती है, इंटरनेशनली एक्सपेंड हुई है। इसका एक्सपेंशन अगर आप देखेंगे तो आप मतलब हैरान हो जाएंगे। आज के दौर में वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन है, सही है। चाइना में ये नंबर 1 पे है, समझ रहे हैं। एक इंडियन स्टार्टअप चाइना में जाके नंबर 1 पे आता है। आपको शायद अभी समझ नहीं आ रहा, जिस तरह हम पाकिस्तान और इंडिया की आपस में नहीं बनती, उसी तरह चाइना और इंडिया की भी नहीं बनती, इतनी दुश्मनी है। लेकिन वो उस कंट्री में जाके नंबर 1 कंपनी बनी है, समझ रहे हैं आप। इसी वजह से हम पीछे हैं। उसके बाद एक और कंपनी दिखा रहा हूँ, ओला कैब। भाई इंडिया में आपका उबर है, करीम नहीं है, उबर है। उबर को टक्कर देने के लिए कौन आए भाई साहब? ओला। ओला की सब्सिडरीज में पहले देखें, मतलब दिल जलता है यार। मतलब फूड पांडा इंडिया अक्वायर कर लिया, खरीद लिया फूड पांडा को। इंडिया के जितने भी फूड पांडा के ऑपरेशंस हैं वो ओला देखता है। अब इसका 2018 का रेवेन्यू 2018 का है 22.22 बिलियन रुपीस, समझ रहे हैं, 2222 करोड़ रुपए। एक इंडियन कंपनी है और ये भी बेंगलुरु इंडिया से स्टार्ट हुई। अब पता नहीं कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रही है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि हाउ इट गॉट स्टार्टेड, हाउ दे आर ऑपरेटिंग एंड वेयर आर दे ऑपरेटिंग, आई मीन कौन कौन से कंट्रीज़ में, तो कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। उसके बाद एक और कंपनी, बड़ा दिल दुखता है यार इन चीज़ों पे। ये है हमारा दराज। ये दराज ई कॉमर्स कंपनी थी पाकिस्तान की, 2012 में बनी। फाउंडर्स कौन कौन से हैं? फरीस शाह, मुनीब मायर। लेकिन अच्छा, ये कौन कौन से कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, ये इतनी अच्छी कंपनी चल रही थी। ये जिस तरह से ऑपरेट हो रही थी पाकिस्तान में, इनका जो रेवेन्यू था, इनकी जो सेल्स हो रही थी, मतलब आप समझ नहीं सकते, ये बाकायदा ग्रोथ कर रही थी। और इन्होंने एक्सपेंशन भी अच्छा किया, मतलब पाकिस्तान में रह के 4 और कंट्रीज़ में चले गए। लेकिन वही बुरी किस्मत या बुरे डिसीजंस, इन्होंने अली बाबा को बेच दिया। अली बाबा ने इसको अक्वायर कर लिया। अब आप दराज का, जब आप शॉपिंग करने जाएंगे ना, ऑनलाइन शॉपिंग, तो आप दराज पे जाएंगे तो आप दराज को गालियाँ ही देते रहेंगे। मतलब वही चाइनीज़ कंपनी। और जो इसका जैकमा है, इसका फाउंडर है अली बाबा का, उसको सिर्फ ईस्ट एशिया में एंट्री करनी थी, सेंट्रल एशिया में एंट्री करनी थी, तो उसने दराज अक्वायर कर लिया। वरना ये कंपनी मेरा ख्याल है कि वो एक पोटेंशियल रखती थी कि इंटरनेशनली ग्रो कर सकती थी, एक्सपेंड कर सकती थी, लेकिन नहीं, हमने बेच दिया। उसी जगह पे अगर आप फ्लिपकार्ट इंडिया देखें, फ्लिपकार्ट भी खैर अब तो बिक चुका है, वॉलमार्ट ने इसे ख़रीद लिया है। लेकिन फ्लिपकार्ट ने मैं आपको वो बता रहा था, फ्लिपकार्ट जो थी वो जिस तरह हमारी दराज है उसी तरह फ्लिपकार्ट थी। फ्लिपकार्ट ने ये किया था कि उन्होंने एक्सपेंशन का नहीं सोचा था, उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था। लेकिन वही जब चाइना ने वहाँ पे एक और कंपनी खरीदी थी ई कॉमर्स की, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, स्नैपडील थी या कुछ और नाम था, वो ख़रीदी थी। तो अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट ने उनके कंपटीशन में आने के लिए फ़्लिपकार्ट को ख़रीद लिया था, सही है। अभी और ऐसी ढेर सारी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में मतलब जिनका
बिज़नेस स्टाइल या बिज़नेस सेम है। मतलब अगर वो भी चाय बेच रहा है तो वो भी चाय बेच रहा है, लेकिन इंडिया में उसको compete करने के लिए इंडियन बेस्ड कंपनी है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में जो आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। यार यहाँ के क्या लोगों में जंग लगा हुआ है? हमारे यहाँ क्या बिजनेसमैन नहीं है क्या? वही घिसे पिटे बिजनेस, वही दुकान चला लो, ये चला लो। स्टार्टअप्स पे क्यों नहीं हम आते? ये करीम और उबर को टक्कर देने के लिए 6 साल हो गए हैं। 6 साल नहीं, 2015-16 में, 16 से ये उबर और करीम आए हैं। 4 सालों में हम लोगों ने कोई एक ऐप नहीं बनाई बाइकिया को छोड़ के। बाइकिया उसको तो मेरा मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा दिल करता है सलाम करूँ यार। हेड्स ऑफ टू हिम, जिसने भी ये आइडिया जो है वो आइडिया लाया और इस पे काम किया, बहुत मेहनत की उसने। आज उस कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 100 करोड़ प्लस है। मतलब आप खुद सोचें यार, अगर हम इसी तरह से अगर हम बाहर की कंपनी को आने देंगे और वो यहाँ से बिज़नेस करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे और वो पैसा बाहर लेके जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? हमें 200 200 300 400 नौकरियाँ, थोड़ी सी उनकी सैलरीज होंगी बस। लेकिन कमाएंगे तो हमारी आवाम में से ही ना। हमारी इकोनॉमी पे क्या ग्रोथ आता है उसको देखना बड़ा लाजमी है। वही के इलेक्ट्रिक बाहर की कंपनी, फला चीज़ बाहर की कंपनी, स्टील मिल अभी उसका भी मैं सोच रहा हूँ वो भी बिक जाएगी। हर चीज़ मतलब बेचते जाओ बेचते जाओ बेचते जाओ। यार ये हाल हो गया है कि TCS फॉरेन इन्वेस्टमेंट, OCS फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसकी जगह पे हमारा खुद का पाकिस्तान पोस्ट लॉस में। मतलब जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको हम करप्शन या ऐसी पॉलिसीज़ के तहत उसका इतना दिवाला निकाल देते हैं कि वो लॉस में हो, और आ जाती हैं बाहर की कंपनीज, वो यहाँ से पैसा कमा के बाहर। मतलब मैं जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कोशिश करो अपने कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बेडशीट है, आपके शूज़ हैं, आपका XYZ कुछ भी हो, कोशिश करो कि मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश करो। डोमेस्टिक ऑपरेशंस भी हों, आप डोमेस्टिकली भी कमाते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल अब अच्छी चीज़ें अपने मुल्क में ना बेचो, लेकिन कोशिश करो। यार आजकल तो नेटवर्क बड़ा इजी है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इजी है। आपने कुछ नहीं करना, आपके पास इंटरनेट है, आप जाओ, आप देखो वहाँ की ऑनलाइन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दुबई ले लिया, ये भी मैं आज आप लोगों को एक बिजनेस आइडिया ही समझ लें बता रहा हूँ। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो कौन से बिज़नेस में? शूज़ के बिज़नेस में, सही है। वैसे शूज़ मुझे नहीं पता कि यहाँ पे अच्छे बनते हैं या नहीं बनते। आप गए शूज़ की मार्केट में, आपका मैन्युफैक्चरर हो या होलसेलर हो, XYZ कुछ भी हो, आप सिर्फ इतना करें, आप UAE की मार्केट में गए, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में इंटरनेट है, आपको पता चल जाएगा। इंटरनेट पे गए, आपने देखा XYZ ब्रांड है, वो शूज़ में डील करता है ऑनलाइन, ठीक है। ऐसे ही 2-3 आपने ब्रांड्स निकाले। अब तो इतना आसान है कि आपने वेबसाइट पे भी ना जाए, आप उनके फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे हो ना हो व्हाट्सएप नंबर दिया होता है। व्हाट्सएप नहीं दिया हुआ तो ईमेल दी हुई होगी। ईमेल पे जाके उनको अच्छे तरह अपनी डिज़ाइंस भेजें, बोलें कि यार मैं मैन्युफैक्चरर हूँ पाकिस्तान से, मैं आपके साथ बिज़नेस करना चाहता हूँ, मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं, मेरे ये स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट्स की, ये प्राइसेस हैं, मैं आपको इस प्राइस पे दूंगा, और ये दुबई में डिमांडिंग है या नहीं है वो उनका मसला है, लेकिन आप बोल दीजिएगा डिमांडिंग है। उसके बाद प्राइसेस सेट करके आप उनको भेज दें, अगर डील बनती है तो। इससे एक फ़ायदा ये होगा, दुबई में बहुत अच्छे रेट्स मिलेंगे आपको। आप यहाँ पे जो डोमेस्टिक में जो प्रॉफिट के साथ कमा रहे हो, वो वहाँ पे आप उससे डबल कमाओगे, ठीक है। आपने दुबई अपना माल बेच दिया, और पाक पोस्ट को यूज़ करते हुए बहुत सस्ते रेट है। मैं ये इस चीज़ में बड़ा वो पाक पोस्ट को सपोर्ट करता हूँ, बहुत सस्ते रेट है। कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ।